Hello everyone, how are you all? Welcome back to another video from your book Social Science of Class 8th. Today we are doing chapter number 2, Establishment of British Rule. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, उन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश, अपने आप की ग्रोथ, ठीक है, अपने आप को चीज़ों के अंदर एंगेज कैसे किया था, उस सब चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, so we will see the chapter now directly. The discovery of the sea route to India by Vasco da Gama, Portuguese explorer, opened up new possibilities and opportunities for trade in India. Spices, sugar, indigo and textiles were the major items of export. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब वास्को द गामा अपना सी रूट डिस्कवर करके आए थे, तो what did he see? What he opened up बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने ओपन अप कर दी, ठीक है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन अप कर दी. जैसे क्या क्या थी? ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, स्पाइसेस की, शुगर, इंडिगो, टेक्सटाइल्स, इन सब के ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ओपन होने लग गई थी. ठीक है, ट्रेड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है, बहुत प्रॉफिट देता है इंडिया को अगर इंडिया ट्रेड करे तो, राइट. तो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपने ट्रेड लिंक्स इंडिया के साथ इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए. ठीक है, अब इन मर्चेंटाइल कंपनीज़ का एम क्या होता था? ये जो कंपनीज हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, उन सब का एम क्या है? उन सब का एम ये है कि जो नीदरलैंड्स है, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएं, कंपटीशन से एक्सक्लूड हो जाएं. ठीक है, एज वेल एज बाय चीप गुड्स टू सेल देम इन देयर ओन कंट्री एज वेल एज एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस. दिस लेड टू राइवलरीज अमंग्स दीज ट्रेडिंग कंट्रीज़. तो क्या हुआ? इसकी वजह से क्या होने लग गया? राइवलरीज मतलब थोड़ी लड़ाइयाँ, थोड़े झगड़े वगैरह शुरू हो गए इन कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, तो दे वर हैविंग बिटर ट्रेड वॉर्स. ठीक है, अब देखते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे. 18th सेंचुरी एक ऐसा एरा था जब दो पावर्स, हमारी यूरोपियन पावर्स, क्या क्या थी वो दो यूरोपियन पावर्स? दे वर यूरोप एंड सी आई विल टेल यू, हमारा जो यूरोप वाला एरिया था, इट वाज़ वेरी बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल जब हम ट्रेडिंग की बात करते थे. तो यहाँ पे दो एरियाज़ की बात करिए, दो पावर्स की बात करिए यूरोप की. क्या है वो? फ्रांस एंड ब्रिटेन. स्ट्रगल टू अचीव सुपीरियरिटी इन इंडिया. तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि इंडिया में हम अपना आप को सुपीरियर कैसे बनाएं. उस चीज़ के लिए दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. The East India Company was established to engage in trade with East and Southeast Asia and India. By a royal charter on December 31, 1600, the company was given exclusive rights to trade in the region. As the company tasted success, जैसी कंपनी को फील हुआ कि हाँ हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब हमें सक्सेस मिल रहा है, तो और सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश हो गई चेन्नई में, मुंबई एंड कोलकाता में. ठीक है, अब जब फ्रेंच इंडिया की तरफ आने लगे, व्हेन फ्रेंच अराइव्ड इन इंडिया, तो क्या बना? हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई जब फ्रेंच इंडिया की टुवर्ड्स आने लगी. और ये कब हुआ था? सितंबर 1664 में. ठीक है, देन फ्रांस ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी टू एक्सर्ट द इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जोसेफ फ्रांसोइस Dupleix, who was appointed as the Governor General of all the French establishments. तो ये कौन थे? आप प्लीज़ इनका नाम अंडरलाइन कर लीजिए. He was Joseph Francois Dupleix. He was appointed as the Governor General of all the French establishments. जो भी फ्रेंच से रिलेटेड, हमारी फ्रांस से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट थी, उस सब के गवर्नर जनरल कौन थे? He was Joseph Francois Dupleix. ठीक है, इन इंडिया कब? इन 1742. Endeavored to acquire the France past territories in India, and for this purpose entered into relations with the native princes in the Indian subcontinent. French factories were established at चंदनगर, ठीक है, जिसे हम चंदेर नगर भी बोलते हैं, ठीक है, और पुडुचेरी, जिसे हम अब पौंडीचेरी बोलते हैं. और भी कंपनी सेटअप होने लगी थी इंडिया में ड्यूरिंग दिस टाइम, जैसे क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई. सो इवन दीज वर स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश. ठीक है, अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1602 में फॉर्म हुई थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज वर द मसूलीपट्टनम, ठीक है, देन नागापट्टिनम, पटना एंड कोचीन. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी. यहाँ पे ये 4 लोकेशंस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारी व्हाट डू यू से फैक्ट्रीज़ हैं, इन प्लेसेस पे सेटअप हुई थी. ठीक है, अब 1682 में क्या हुआ था? पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी. सेटलमेंट्स कहाँ पे थे देख लीजिए, गोवा, दमन एंड दीव में. ठीक है, और कुछ एरियाज़ कहाँ पे? चेन्नई के आसपास.
since the Portuguese, the English, the French and all the Dutch wanted to buy the same goods, rivalry was inevitable. क्या हो रहा था, सब हर ईस्ट इंडिया हर कंपनी को सेम टाइप के गुड्स चाहिए थे, इसलिए राइवलरी जो हमारे बिटर ट्रेड वॉर्स चल रही थी वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, बिकॉज सबको सेम तरीके का प्रोडक्ट चाहिए था. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव, ओके दिस लाइन इज इन कंटिन्यूएशन. दे वुड विंक एट ईच अदर्स शिप्स एंड ब्लॉक नोट्स दैट लेड टू द ट्रेडिंग पोर्ट्स. तो वो क्या करते थे, एक दूसरे के शिप्स को ब्लॉक कर देते थे जानबूझ के, ठीक है, कि दूसरे वाले का लॉस हो जाए. तो दे यूज्ड टू प्ले दिस मिसचीव्स. ओके, the English and the French companies were powerful, hence the Dutch could not establish themselves and finally sold their trading centers to the British. ठीक है, आगे देखते हैं. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसे हम कर्नाटिक वॉर भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों फ्रेंच और जो हमारे ब्रिटिश है उन दोनों ने एडवांटेज उठाई थी कि अब इंडियन रूलर्स के बीच में राइवलरी हो रही है, तो उस चीज़ की उन लोगों ने एडवांटेज उठाई थी. ठीक है, दे अलाइड देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया था बेसिकली. अलाइड देमसेल्व्स विद द राइवल इंडियन रूलर्स एंड फॉट 3 वॉर्स. और उन्होंने कितनी वॉर्स फाइट करी थी इंडियंस के साथ, देवर 3 वॉर्स. इन तीनों वॉर्स को एक साथ मिला के हम कर्नाटिक वॉर्स बोलते हैं, अभी आप देखोगे भी. द ब्रिटिश बिगेन बाय अटैकिंग द फ्रेंच ट्रेड सेटलमेंट्स. कहाँ से अटैक शुरू हुआ था, फ्रेंच ट्रेड सेटलमेंट से अटैक करना स्टार्ट किया था. ठीक है, इन द पौंडीचेरी, वाइल द फ्रेंच अटैक द फोर्टिफाइड ब्रिटिश सेटलमेंट इन मद्रास. ठीक है, देन ऑल टुगेदर कहाँ कहाँ पे फॉर वॉर हुई थी, ये आपने पढ़ लिया. और कितनी वॉर्स हुए थे ऑल टुगेदर, 3 वॉर्स हुई थी. और इन तीन वॉर्स को अगर मैं एक साथ एक टर्म दूँ तो उसे हम कर्नाटिक वॉर्स बोलते हैं, बिटवीन 1746 एंड 1763. तो बेसिकली इन वॉर्स का मेन रीज़न वॉज द ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब ट्रेड की वजह से ही कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है क्या है. बेसिकली इसका जो कोर हमारा जो रीज़न था वो ट्रेड था कर्नाटिक वॉर्स का. ठीक है, ये आप देख सकते हो. द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंडेड द थर्ड कर्नाटिक वॉर. तो थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड कैसे हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से. विद द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, द फ्रेंच वर अलाउड टू रिटेन पौंडीचेरी एंड चंदेरनगर. Madras was restored to the British and thus they emerged as the main European power in South India. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है हमारा ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल. सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, द बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हमारा फाइट किया गया था. द बंगाल प्रोविंस वॉज नोन फॉर इट्स सिल्क एंड टेक्सटाइल्स. इट इंक्लूडेड मॉडर्न डे बिहार, झारखंड एंड ओडिशा. आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, द नवाब्स asserted their power over Bengal. The British had to now deal directly with the Nawabs to get trade-related grants and permissions. ठीक है, तो अब क्या होता था, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्हें डायरेक्टली नवाब्स के साथ अपना कनेक्शन बिठाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें ट्रेड से रिलेटेड ग्रांट्स चाहिए होती थी, परमिशंस चाहिए होती थी. ठीक है, हाउएवर जो नवाब्स थे, कहाँ के नवाब्स ऑफ बंगाल, मुर्शिद अली खान वॉज देयर. ठीक है, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, दे वर irritated by the British and France fortifications and were also suspicious of the growing power. तो उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ी सस्पिशियस लगती थी. ठीक है, मोरओवर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी थी ये चीज़ कि कंपनी जो है, हमारी जो कंपनी है, उन्हें बिल्कुल भी कंसेशन गेन नहीं हुआ है. तो दिस वॉज अ थिंग जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. ठीक है, उसके बाद क्या है, इन 1756 ब्रिटिश बिगेन रेनफोर्सिंग देयर फोर्ट. तो 1756 में रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिश ने रेनफोर्स करना शुरू कर दिया था फोर्ट्स को. काफ़ी सारे अटैक भी किए थे बाय द फ्रेंच. ठीक है, दिस वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ ऑफ द न्यूली क्राउंड 20-year-old नवाब सिराजुद्दौला. ही अटैक्ड एंड सीज्ड द ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, एक्वायर्ड ऑल द गुड्स एंड कैप्चर्ड द फोर्ट विलियम. ठीक है, द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रॉबर्ट क्लाइव वॉज फुल्ली अवेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट विन द आर्मी अलोन. They had to win by the way of conspiracy. अब जो हमारे ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, हु वाज रॉबर्ट क्लाइव, उनको धीरे धीरे समझ आ गया था कि अगर उनको हमारा ये जो जीतना है, कोई भी राइवलरी जीतनी है, उसके लिए हमें कॉन्स्पिरेसी, वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी, हमें थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी. अगर हम थोड़ी सी क्लेवरनेस नहीं दिखाएंगे, थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो हम नहीं जीत पाएंगे. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक विलिंग सपोर्टर ढूंढा. कौन थे वो, मीर जफ़र. ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी. नवाब्स आर्मी के कमांडर इन चीफ थे मीर जफ़र. Nawab Sirajuddaulah commanded a well-equipped army of 50,000 foot soldiers of horsemen and Robert Clive led to the British forces of Plassey.
द बैटल ऑफ प्लासी ब्रोक आउट ऑन जून 23, 1757. तो आप देख सकते हो बैटल ऑफ प्लासी कब फाइट किया गया था. इट वॉज मतलब शुरू कब हुआ था, ब्रोकआउट मतलब शुरू हो गया था, एकदम से ब्रोकआउट हो गया था. कब हुआ था? जून 23, एंड ईयर भी आपको याद होना चाहिए 1757. Keeping his end of the bargain with the British, Mir Zafar remained inactive during the course of war and the British were victorious. तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, मिर ज़फ़र ने अपने आप को इनएक्टिव रखा, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे वॉर के टाइम पे, और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश फाइनली विक्टोरियस प्रूव हो गई. Clive returned to Murshidabad and made Mir Zafar the Nawab of Bengal. Mir Zafar was exactly what the British wanted, a puppet ruler who granted 24 parganas to the East India Company along with the personal presents to Clive. This was the first major success. तो ये पहला major success था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो आपसे पूछा जा सकता है कि what was the main first success of the East India Company, तो you can write this part. Okay. However, Mir Zafar was unable to keep his promise. तो मिर ज़फ़र अपना promise unable नहीं कर, मतलब of course अपने promise के ऊपर खड़े नहीं रह पाए थे, ठीक है, कि वो रेगुलर पेमेंट्स देंगे कंपनी को, ठीक है. और फाइनली उनके जो सन थे वो जुलाई 1760 में उनकी डेथ हो गई थी, और ही वॉज ब्रोकन हार्टेड, वो रिटायर हो गए थे ब्रोकन हार्टेड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. मूविंग अहेड, अभी हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, आगे देखेंगे हम बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज इन 1764. मीर कासिम हैंडेड ओवर बुर्दवान, Medinipur and Chittagong to the East India Company to maintain their troops. He moved his capital from Murshidabad to Mangar to lessen the company's interference in political matters. Next, he tried to stop the company workers from conducting private trade as it affected the native traders of Bengal. As a result, a war broke out between the East English and the Nawabs. तो इसकी वजह से एक वॉर ब्रोक आउट, एक वॉर शुरू हो गई किस किस के बीच में, इंग्लिश मैन के बीच में और नवाब्स के बीच में. मीर कासिम लॉस्ट 4 बैटल्स. तो मीर कासिम जी ने कितने बैटल्स अपने लॉस्ट किए थे, दे वर 4 बैटल्स विद द ब्रिटिश इन द समर ऑफ 1763 एंड वाज फोर्स्ड टू फ्ली बंगाल. उनको फोर्स किया गया था कि तुम बंगाल की तरफ चले जाओ, जस्ट गो एंड फ्लाई टू बंगाल एज सून एज पॉसिबल. ही जॉइंड फोर्सेज विद द मुगल एम्परर शाह आलम II, ठीक है, एंड सुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध. द कंबाइंड फोर्सेज एंगेज इन द बैटल विद द ट्रूप्स एट बक्सर led by the British Commander-in-Chief Hector Munro and lost the battle on October 22, 1764. The victory at Buxar proved to be a great advantage of the British as it marked the beginning of a strong British power in India. From this, the British got the Diwani rights. तो इससे क्या फाइनली ब्रिटिश को मिलने लग गए, दीवानी राइट्स. दीवानी मैंने आपको समझाया था लास्ट चैप्टर में भी, दीवानी इज द राइट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, ओके, फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. आगे देखते हैं, आगे है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल. कि डुअल सिस्टम कैसे शुरू हुआ उसके बारे में हम देखेंगे. Clive was instrumental in introducing the dual system of administration in Bengal. It was based on a traditional Mughal system of administration, according to which the powers of the government were divided into Diwani, the power of collecting revenue and administrating civil justice, जिसको हम निज़ामत बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि दीवानी का मतलब क्या है, कलेक्टिंग रेवेन्यू, द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है. और निज़ामत का मतलब क्या है, निज़ामत हमारा होता है जो पर्टिकुलर एजेंसी किसको एडमिनिस्टर करती है, सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है. Based on this system, the British took up Diwani and Nizamat was done by the Nawab. तो ब्रिटिश ने दीवानी ले ली थी और निज़ामत was done by the Nawabs, ठीक है. Therefore, power was separated from the responsibility. The responsibility of looking after the affairs of the people was with the Nawab. तो basically जो affairs लोगों के बीच में problems आती थी, जो भी wars वगैरह होती थी, उसके सारा उनको look after कौन करता था, नवाब, ठीक है. बट एक्चुअल पावर आपको याद रखना है, एक्चुअल पावर किसके पास थी, इट वॉज विद द इंग्लिश. एक्चुअल पावर वॉज विद द इंग्लिश. द कंपनी यूज्ड अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू टू फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, ठीक है. द रेंट वॉज सेंट टू इंग्लैंड. दिस रिजल्टेड इन द क्विक डिप्लीशन ऑफ वेल्थ ऑफ बंगाल, ठीक है. अब आप देख सकते हो, दिस इज अ केस स्टडी, यू कैन ऑल जस्ट गिव इट अ रीड वंस, ओके, एंड इट विल बी सॉर्टेड. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर versus the Anglo-Mysore wars. After establishing their position in Bengal, the English wanted to expand their control and conquer more territories. तो जैसे ही अपना इस्टेब्लिशमेंट बंगाल में बढ़ गई, तो इंग्लिश क्या चाहते थे कि अब हम अपनी एक्सपेंशन करें और टेरिटरीज़ को कॉन्कर करें बंगाल की,
मतलब बंगाल को छोड़ के और टेरिटरीज को कॉन्कर करें। मैसूर भी एक बहुत पावरफुल स्टेट था और प्रॉफिटेबल था। किसके बेसिस पे, मतलब क्या क्या चीज़ों के लिए प्रॉफिटेबल था? इट वॉज पेपर एंड कार्डमम। हैदर अली, द रूलर ऑफ मैसूर, had the support of the French. Not only was his infantry trained by the French, but most of his artillery was also manned by them. The British saw this as a threat, and eventually 4 Anglo-Mysore wars were fought between 1767 and 1799. Hyder Ali died in 1782 and his son Tipu Sultan succeeded him. ठीक है, अब क्या हुआ था? In 1789 टीपू सुल्तान अटैक ट्रैवनकोर। तो टीपू सुल्तान ने 1789 में ये जगह ट्रैवनकोर को अटैक करा था, ठीक है, जो एक ब्रिटिश की अलाई थी, ब्रिटिश के अंडर आता था वो वाली हमारी जो प्लेस दे रखी है। दिस गेव द ब्रिटिश एन एक्सक्यूज टू वेज वॉर ऑन मैसूर। टीपू's tactical skills and well-trained army was leading him to a win. It was then that the British Governor General Charles Cornwallis managed to convince the Marathas and the Nizam of Hyderabad to ally with the British. This was an humiliating defeat. तो ये काफ़ी ज़्यादा embarrassing, काफ़ी ज़्यादा humiliating defeat थी टीपू के लिए, ठीक है। The Treaty of the Seringapatam was signed in 1792 with the Tipu having to surrender half of the kingdom. तो टीपू को अपना आधा किंगडम सरेंडर करना था ब्रिटिश को, ये था उस पर्टिकुलर ट्रीटी में। Tipu was hungry for revenge and tried to ally with the French and the Zaman Shah of Kabul. The forces of Mysore were surrounded by the British and the Maras. तो मैसूर की जो फोर्सेस थी वो किसने, कौन से 2 स्टेट्स ने अपना वडे से सराउंड करी हुई थी? एक तो हमारा मद्रास का स्टेट और दूसरा ब्रिटिश, ऑब्वियसली, ठीक है। आगे देखते हैं। द हाईली outnumbered Mysore troops were taken by surprise and faced a final defeat with the defeat of Tipu Sultan. Thus, large chunks of territories were into the hands of the British and Tipu's family was exiled to Vellore. ठीक है, आगे देखते हैं। एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1818 तक। The way in which the Marathas allied with the British to defeat the rulers of Mysore, one would think that their alliance had some permanence. However, the British wanted to curb the power of the Marathas as they were gradually strengthening after the Mughal rule began to weaken. तो जैसे जैसे मुगल रूल कम होता रहा, ब्रिटिश अपने आप को स्ट्रेंथन करता रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज द मराठास एंड द ब्रिटिश फॉट 3 वॉर्स। मराठास और ब्रिटिश ने एक साथ 3 वॉर्स फाइट करी थी। दे वर बिटवीन 1775 to 1818 बिफोर द ब्रिटिश मैनेज टू डिफीट द मराठास कम्प्लीटली, ठीक है। एंड ये कब हुआ था? इट वॉज बिफोर, जब ब्रिटिशर्स ने मराठास को कम्प्लीटली डिफीट किया था। उससे पहले 3 वॉर्स लड़ी गई थी। Under the British Governor General Warren Hastings, the Peshwa was completely defeated and pensioned off, and the Maratha territories were annexed by the British. ठीक है, अब ये देखते हैं Anglo-Sikh Wars के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। Let's see, we have doctrine of lapse. Okay, so we'll now read about the Anglo-Sikh Wars. ठीक है, the Sikh Wars जो थी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉर्स थी। It was under महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप ही नहीं थी, उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी थी इंग्लिश के साथ, ठीक है। और उनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आर्मी थी उनकी। द डिफीट ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 लेड टू द सिविल वॉर। तो 1839 में रंजीत सिंह जी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। बाय 1843 रंजीत सिंह यंगेस्ट सन वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। The relationship between the Sikhs and the British were strained, as the Sikhs refused passage to the British during the Anglo-Afghan War. अब क्या हुआ था? The British made the use of the situation. तो फाइनली ब्रिटिश ने इस सिचुएशन का भी यूज़ उठाया और क्या किया? 2 वॉर्स सिक्स के साथ भी फाइट करनी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंग्लो-सिख वॉर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था, ठीक है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ही वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 56, ठीक है। डिवाइज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसका मतलब क्या है? अब इस पॉलिसी के हिसाब से अगर एक रूलर, ठीक है, एक किंगडम का रूलर है और वो उनकी डेथ हो गई है और उनका कोई भी नेचुरल हायर नहीं है, मतलब उनका कोई नेचुरल खुद का बेटा नहीं है, तो क्या होगा? लेट्स सी, उनका स्टेट या तो बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या तो उनका स्टेट, या फिर दूसरी कंपनी उसको ले लेगी।
Examples of the kingdoms annexed during this policy were Satara, ये कुछ examples हैं जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फेस किया था. सतारा, जैतपुर, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर and झांसी. Another cause in this policy for annexation of a kingdom was alleged mismanagement in the administration. On this basis, the kingdom of Awadh was annexed in 1856. As this led to a lot of discontent among Indian rulers. They became highly suspicious of the objectives of the British, and this feeling of insecurity became one of the factors that led to the revolt. The other factor that generated intense discontent was the abolition of titles and pensions. दूसरा factor क्या था कि titles और pensions की abolishment हो गई थी. The titles of many ex-rulers like the Nawabs of the Carnatic, Surat and Raja of Tanjore were not recognized by the Dalhousie, and many others refused to even name them. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर ने एडमिनिस्टर कैसे किया था पूरा सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे अब. द आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो आर्मी था उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था व्हेन इट कम्स टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, as it was with the help of the army that the British were able to expand the empire. तो ये सिर्फ आर्मी की वजह से ही हो पा रहा था ब्रिटिश की, जिसकी वजह से ब्रिटिश अपने एम्पायर को स्प्रेड करे जा रहे थे, एक्सपैंड करे जा रहे थे. A uniform military culture came to be adopted. Soldiers were given European style training, drill and discipline that regulated their life far than before. ठीक है, तो उन्हें ड्रिल और डिसिप्लिन ये ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी को, सो दैट वो और ज़्यादा व्हाट इज रेगुलेशन में आ जाए और ज़्यादा पावरफुल आर्मी बन जाए. ठीक है, आगे क्या है. One of the first responsibilities taken on by Warren Hastings was when he was appointed the Governor General of Bengal. He was to recruit sepoys from Bengal, Awadh and Benares. Therefore, the sepoys from this area formed a majority of Bengal army. However, they did not rise above the position of a सूबेदार but remained loyal to the British. तो वो ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी लॉयल रहे थे the Bengal army people. ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज बॉट अंडर थाना. ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक थाना होता था जो दरोगा, पर्सन दरोगा जिसको जो उसको लीड करता था, उसको हेड करता था, उन्हें हम दरोगा बोलते हैं. ठीक है, टाउन्स एंड विलेजेस हैड कोतवाल्स एंड चौकीदार्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. तो टाउन्स और विलेजेस में क्या होते थे, चौकीदार्स होते थे, देन कोतवाल्स होते थे कि लॉ और ऑर्डर उस पर्टिकुलर प्लेस का मेंटेन रहे, इसलिए दे वर ऑल्सो सेट अप. ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्पार्टीज इन द पुलिस डिपार्टमेंट टू. हायर पोस्ट वर फाइल्ड ओनली बाय द ब्रिटिश. जो भी हायर पोस्ट थी किसी भी ऑक्यूपेशन में या मेनली पुलिस ऑक्यूपेशन में, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स दे सकते थे और किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी. Indians used to follow their own varied customs and traditions regarding the imposition of the justice. There was no common law in the entire subcontinent, and English law only applied to the English. Steps were taken by Warren Hastings and Charles Cornwallis to introduce a systematic judicial administration in India. The Cornwallis Code was introduced in 1793, according to which justice continued to handled out in accordance with the local and the हिंदू एंड द मुस्लिम लॉज. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा टॉप जुडिशियल स्ट्रक्चर पे आता था, फॉलोड बाय दूसरे हाई कोर्ट्स ऑफ दूसरे हाई कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उससे भी नीचे आते थे. तो पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी. Warren Hastings, the first Governor General of India from 1813 to 1823, introduced a new policy of paramount, according to which the company proclaimed that its power was superior to that of the Indian states, and therefore they were justified in annexing any of the Indian states to protect their interests. इसमें क्या बता रखा है, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के. कब से कब तक, 1813 से 1823 तक. इन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू करी थी जिसे हम पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट बोलते हैं. ठीक है, जिसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो कंपनी है वो अपनी पावर को तभी प्रोक्लेम करेगी जब उसकी पावर दूसरी वाली पावर से सुपीरियर होगी और इंडियन स्टेट से बेसिकली सुपीरियर होगी. हाउएवर, दिस वाज अ रेजिस्टेंस टू दिस पॉलिसी. रानी चेन्नम्मा, द क्वीन ऑफ कित्तौर. तो एक रेजिस्टेंस टू द पॉलिसी मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन आया, कोई दिक्कत भी आई थी इस पॉलिसी में. तो रानी चेन्नम्मा थी, she was the queen of Kittur, a princely state in Karnataka, rebelled against this and led an anti-British movement. She was the first female Indian ruler to revolt, but was subsequently
arrest and put in the prison in 1823 and died in 1829. ठीक है, this was all of the reading of the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Okay, now let's see the MCQs first. First one, the Battle of Plassey took place in the year, it is the B answer, 1757. The subsidiary alliance was started by Lord Wellesley. C part. The permanent police force in India was established by C. Warren Hastings. The Supreme Court was at the top of the judicial structure, followed by the high courts of Bombay, Calcutta and Madras. C. Dash was the ruler of Chittor, Rani Chennamma. Again C. Okay, so this is clear. Now for the fill in the blanks, the first one, the Bengal province was known for its silk and textile. Dash was associated with the policy of doctrine of lapse, Lord Dalhousie. The British and the French fought the Carnatic Wars to India to establish their monopoly in the trade. Okay? The British exploited the dash and rivalry existed between the Maratha clans. It was disunity. Dash introduced the dual system, Clive. Okay, Robert Clive or Clive only you can write. Okay. Now the true and false. The French were the first Europeans to settle in India. False. Tipu Sultan was defeated in the First Mysore War. True. The Battle of Plassey completed the unfinished task of the Battle of Buxar. False. Lord Dalhousie was a French general. False. False. Mir Qasim was the son-in-law of Mir Zafar. Again, this one is true. All right. Moving on. Question answers. First one. Who were defeated in the Battle of Buxar? What were the consequences of the war? ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा था. यू कैन गो बैटल ऑफ बक्सर के वाले पैराग्राफ पे एंड डायरेक्टली यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम देयर. सी राइट हियर. सो इफ यू राइट योर आंसर फ्रॉम द वेरी टॉप till the last line, you will make up your answer number 1 from here till here. This you can write in your answer 1. Okay, moving on. Second one was about the Carnatic Wars, so that also I'm going to tell you right here so that there is no issue. Carnatic Wars, see, you can write from here till here first, and now then you can explain something about Plassey and something about the Buxar, and you will all be sorted for your answer number 2 also. Okay, so this was your answer number 2. Moving on to your answer number 3. What was the doctrine of lapse? Which states were annexed? So for the doctrine of lapse also, right here we have our answer. We read it that it was first started by whom? The Lord Dalhousie. So from here you can write, and which states were annexed. All that is mentioned here till here. This can make up your answer number 3. Okay, so ये आपका answer number 3 हो सकता है. Right? आगे देखते हैं. Next, moving on to answer number 4. For the answer number 4, we have how did the British defeat Tipu Sultan? So this I have explained you. We have read in the chapter also. This one is your homework. Okay. Okay. Write the different methods adopted by the British for annexing territories in India. क्या क्या डिफरेंट मेथड्स थे? ठीक है, आप सारे अपने जो रिवोल्ट्स हैं, राइवलरीज हैं, उनके नाम दे सकते हो. कर्नाटिक वॉर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम इन ट्रेड. तो ये सब मेथड्स यू कैन ऑल जस्ट राइट. ठीक है. नाउ दिस इज अ फन जोन एक्टिविटी. आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू इट. फर्स्ट वन इज राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज. आपको ऐसे ही आना चाहिए, बट स्टिल हम क्रॉसवर्ड में ढूंढते हैं इसको. सो दिस इज अक्रॉस वन. सो हियर इट इज यस, Devani. Second one, workers work in a. Let's see the second one. They work in a factory. Perfect. Right. Now dash was a kind of tax. The third across. Let's see. Revenue. Very good. So I can see that now you have understood the chapter. Dash introduced the doctrine of lapse. 4 across. This was very, very easy. Yes, Dalhousie. Dalhousie. Okay. Now these 4 I am sure you can do yourself. I will tell you like this one. Dash means double. You can see here. Dual means double. You read about the dual system? तो वही है बिल्कुल सेम. तो अब आप कर सकते हो. Great. Alright. So that's it for this chapter everyone. I hope you were able to understand. I'll meet you in the next video now. Till then, take care and goodbye.